हेलो फ्रेंड्स, आई एम चित्रांजना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझ रहे हैं जिसे बोलते हैं अंतकालीन लाभ। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्री में भी पूछा जाता है और इस पर मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। अब यदि इस पर मेंस में क्वेश्चन आएगा जुडिशरी के एग्ज़ाम में, एमपी सीजे में या छत्तीसगढ़ सीजे में या राजस्थान सीजे में, तो आप किस तरीके से लिख सकते हैं तो आप उसको यहाँ पर देख सकते हैं। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जिनके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए, अंतकालीन लाभ किसे कहते हैं। तो अंतकालीन लाभ की परिभाषा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 212 में डिफाइन की गई है। पहले आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद हेडिंग डालनी है अंतकालीन लाभ की परिभाषा 212। फिर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो, ये लाइन आपको हर परिभाषा के पहले लिखनी है, तभी जाके आपकी परिभाषा कंप्लीट मानी जाएगी। अंतकालीन लाभ से तात्पर्य क्या तात्पर्य है। ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। आपको कुछ समझ में आया? देखिए, मैं बताती हूँ। अंतकालीन लाभ वो लाभ होते हैं कि जैसे आपकी संपत्ति है और सामने वाले व्यक्ति ने इल्लीगल तरीके से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, और उस संपत्ति पर, जैसे आपका घर मकान है, किसी व्यक्ति ने इल्लीगल तरीके से उस पर कब्जा कर रखा है। अब उसमें किराएदार रहते हैं और आपका किराया आता है, तो वो किराया आप प्राप्त करते, लेकिन आपकी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आपकी जगह इल्लीगल कब्जा करे हुए तो वो प्राप्त कर रहा है। तो वो जो उसने प्राप्त किया 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, जब आप कोर्ट गए, कोर्ट से आपने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी पे कोई इलीगल कब्जा किए हैं, तो कोर्ट आपकी प्रॉपर्टी दिलाने के साथ साथ उस व्यक्ति ने जो 3 महीने लाभ कमाया है ना, वो भी आपको साथ में दिलवाएगा ब्याज सहित। उसी को बोलते हैं अंतकालीन लाभ। यदि उस व्यक्ति ने उस घर में कुछ इंप्रूवमेंट किया होगा और उस इंप्रूवमेंट से कुछ पैसे कमाए होंगे, तो वो पैसे आपको नहीं दिलवाए जाएंगे। बाकी आप अपने घर से जितना पैसा कमाते उतना पैसा उस व्यक्ति ने कमाया, तो वो पैसे आपको दिलवाए जाएंगे। इसी को अंतकालीन लाभ बोलते हैं। और इसको वेयर एक्ट की लैंग्वेज में थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है, क्योंकि हमें आंसर में इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। तो देखिए, एक बार और समझ लीजिए कि ऐसे लाभ पर ब्याज, देखिए जो लाभ हैं उन पर जो ब्याज मिलते हैं वे लाभ अभिप्रेत हैं। कौन कौन से? ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा, यानी कि रॉन्गफुल पोजीशन रखे हुए कोई व्यक्ति, रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हैं, यानी रॉन्गफुल कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे जो प्राप्त हुए हैं क्या? लाभ, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, यानी वो मामूली तत्परता से यानी इजीली प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। ठीक है, तो उसने, जो व्यक्ति ने इलीगल कब्जा किया है, उसने अगर कुछ वृद्धि की है तो वो लाभ इसके अंतर्गत नहीं प्राप्त होंगे। अंतकालीन लाभ के अंतर्गत निम्नलिखित चीजें नहीं आती। क्या क्या आती हैं? देखो, नहीं आती हैं क्या क्या? अचल संपत्ति यानी स्थावर संपत्ति में सुधार अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप प्राप्त होने वाली आय, ये नहीं आएगी। पट्टाधारी द्वारा कब्जे के दौरान संपत्ति से प्राप्त होने वाला लाभ, ये भी नहीं आएगा। बंधक के मामलों में बंधकदार द्वारा कब्जे के दौरान प्राप्त होने वाला लाभ, ये भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ें अंतकालीन लाभ के अंतर्गत नहीं आती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं। ए नाम का एक व्यक्ति है और ए 1 एकड़ भूमि पर दोषपूर्वक कब्जा करता है। इस दौरान उसे 2000 रुपये का लाभ होता है। 2000 रुपये प्राप्त होने वाला लाभ तथा उस पर ब्याज अंतकालीन लाभ है। यदि वाह नाम का व्यक्ति है वो उस भूमि का उपयोग नहीं करता है, तो ऐसी अवस्था में अंतकालीन लाभ वह रकम होगी जिसे वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था, परंतु बा द्वारा उस संपत्ति में सुधार या अभिवृद्धि के परिणाम स्वरूप जो अतिरिक्त आय होती है वो अंतकालीन लाभ नहीं कहलाती है। देखिए, इस एग्जाम्पल से आपको क्या समझ में आया? इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं और ए की कोई भूमि थी, उस पर दोषपूर्ण कब्जा कर रखा है बी ने, ठीक है, और उसे 2000 रुपये प्राप्त हुए हैं। ठीक है, अब वो 2000 रुपये तो ठीक है जैसे भी है, लेकिन उस पर ब्याज लगेगा, वो ब्याज सहित वो दूसरे व्यक्ति को दिलवाया जाएगा, उसे हम अंतकालीन लाभ बोलेंगे। लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति, जो प्रॉपर्टी उसके पास इलीगल तरीके से है, उससे वो कोई पैसा नहीं कमाता, जबकि वो कमा सकता था लेकिन वो नहीं कमाता। तो वो अगर कमा सकता था और नहीं कमाता है तो वो चीज़ें भी उसको सामने वाले व्यक्ति को देनी पड़ेंगी, और अगर उसने कोई सुधार किया है उसमें तो वो लाभ उसको नहीं देना पड़ेंगे। ठीक है, अभी आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा।
अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट केस भी आता है, श्रीमती बिमला ठकुरानी बनाम काशीनाथ पांडा। तो ये केस आपको डालना पड़ेगा। इस केस में ये कहा गया कि न्यायालय ने बताया है कि अंतकालीन लाभ का दावा किसी अचल संपत्ति से बेकब्जा किए जाने पर आधारित होता है। ठीक है, जहाँ संपत्ति से बेकब्जा किए जाने की कोई बात नहीं हो, वहाँ पे अंतकालीन लाभ के लिए कोई दावा नहीं किया जा सकता। ठीक है, सीधी सी बात, आपकी कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए, उस पर किसी ने लीगल पोजीशन कर रखा हो। यदि ऐसा नहीं है तो फिर आपको काय का अंतकालीन लाभ मिलेगा। यदि पोजीशन कर रखा है और उससे कोई वो लाभ कमा रहा है तो वो आपको जरूर प्राप्त होगा और आप दावा कर सकते हैं इसके लिए। तो ये चीज़ श्रीमती बिमला ठकुरानी वर्सेस काशीनाथ पांडा के केस में निर्धारित की गई। तो हमारा ये छोटा सा क्वेश्चन अंतकालीन लाभ वाला कंप्लीट हो गया। सो फ्रेंड्स, आपको कैसे क्या समझ में आया आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर वॉचिंग मी एंड लिसनिंग मी।